वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो हमारी जो सीरीज चली हुई 4000 एमसीक्यूज़ की, उसमें आज हम 551 पे आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच टाइप ऑफ सेल सिक्रेट्स पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट ही आते हैं बट ये एक अलग क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, है ना कहीं। तो विच टाइप ऑफ सेल सिक्रेट द पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स, तो यानी कि फुसफुसीय सर्फेक्टेंट्स का स्राव कौन सी कोशिकाएं करते हैं। टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट्स, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट, एल्वियोलर मैक्रोफेजेज या आपकी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स। ठीक है, याद कर लेना स्टूडेंट्स इसको। तो जो टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स होती हैं वो आपकी सर्फेक्टेंट्स, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स का सिक्रेशन करती हैं। अगला क्वेश्चन था, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC इज इक्वल टू, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC किसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी ERV। ठीक है, ERV और RV के बराबर होती है। ठीक है, ERV और RV के बराबर होती है आपकी FRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉर्मोन्स स्टिमुलेट्स सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन द फीटल लंग्स, यानी कि भ्रूण के फेफड़ों में सर्फेक्टेंट संश्लेषण को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है। तो इसमें आपका हार्मोन आ जाएगा कोर्टिसोल हार्मोन। कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? कोर्टिसोल। आपसे मैं अगर कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन दूं कि ये कोर्टिसोल हार्मोन है, ये एडल्ट्स में कहाँ फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, एडल्ट्स में आपकी कौन सी जो ग्लैंड होती है वो इस कोर्टिसोल हार्मोन का आपका सिंथेसिस करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर एमसीक्यूज में आगे आएगा तो मैं आपको फिर बता ही दूंगा, नहीं आएगा तो अगले एक दो एमसीक्यूज में आ जाएगा कहीं अगली सीरीज, मतलब इसी में अगले वीडियो में कहीं ना कहीं। बट तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एल्डोस्टेरोन नहीं, मतलब ये कोर्टिसोल आपकी कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट इन। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दाईं और कब शिफ्ट होता है। तो कब शिफ्ट होगा? वो जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, कब बढ़ेगा? जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, पीएच कब बढ़ती है आपके? ठीक है, पीएच कब बढ़ती है? जब आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जब CO2 का लेवल बढ़ेगा, जब आपकी बॉडी में, ठीक है, जब आपकी बॉडी में CO2 का लेवल घटेगा तब आपकी पीएच बढ़ेगी। जैसे CO2 का लेवल घट रहा है, मान लो H2CO3 बना, H2CO3 कम हो गया तो इस कम होने से बनेगा आपका एल्काइली। ठीक है, मतलब एल्काइली मीडियम बनेगा, यानी पीएच आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, पीएच कम कब होगी? जब आपकी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा। जब आपकी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा, H2 + CO2, H2CO3 बनता है इससे। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी की पीएच कम होगी। अब इसमें बॉडी में फ़र्क क्या पड़ता है? जैसे पीएच बॉडी की बढ़ती है तो आपकी क्या होगा? हार्ट रेट और आपकी जो ये क्या होती है, रेस्पिरेशन रेट। हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है। जब आपकी बॉडी की पीएच कम होगी तो आपकी हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना है, तो बढ़ जाती है। यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा होने लगेगी, यानी ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी आपकी बॉडी में, तो आपको सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। ठीक है, सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, हार्ट रेट जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, याद रखना ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है कि मैकेनिज्म कैसे होता है। इसीलिए जो आपकी CO2 है वो मैंने कल भी बताया था, स्टिमुलेंट के तौर पे काम करते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। अगर CO2 आपकी बॉडी में बढ़ती है ना, CO2 आपकी बॉडी में बढ़ेगी तो H2CO3 बढ़ेगा, जिससे आपकी पीएच कम हो जाएगी। किसकी पीएच? ब्लड की पीएच की बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। कभी सोचो पता नहीं कहाँ की पीएच हो रही है। आपकी ब्लड की पीएच कितनी बताई थी मैंने? 7.4, यानी कि इससे कम होने लगेगी। जैसे ही कम होने लगेगी तो आपको हार्ट और आपका रेस्पिरेशन रेट दोनों आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। कल मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि रेस्पिरेटरी रेट, जो आपकी रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। रेस्पिरेटरी सेंटर आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है? ठीक है, मतलब ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सेंटर। जैसे टॉपिक आएगा तो मैं आपको पूरा ब्रेन समझा दूंगा, बट तब तक के लिए आप मुझे रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा आप मुझे एक और क्वेश्चन बताएंगे, जैसे इसमें हार्ट रेट की बात हो रही है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना, कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये भी आप मुझे बताएंगे, दोनों आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे जवाब देते हैं, स्टूडेंट्स लगे रहिए ऐसी तैयारी में। नेक्स्ट है, विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमेट्री। कौन सी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है जो मेजर नहीं की जा सकती किससे? स्पायरोमेट्री से। तो ये आ जाएगी आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना, जो हमेशा लंग्स में ही बनी हुई रहती है। तो ये आप मेजर नहीं कर पाते क्योंकि ये तो परमानेंट लंग्स में रहती है।
ठीक है। अगला, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके 4 ऑप्शन आ गए। सबसे पहला ऑप्शन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी आपकी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, ठीक है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होगी आपकी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद इसका आता है, इसमें कितनी लोब्स होती हैं, तो इसमें 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स होती हैं। बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है आपकी, ठीक है, बटरफ्लाई शेप की आपकी ग्लैंड होती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे इसका वेट कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट्स, इसका वेट कितना होता है। ये हो गया। थायराइड के बारे में अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड में आपकी 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, और आपकी पैराफोलिकुलर सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये 2 सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स रिलीज करती हैं आपका T3 T4, ये सेल्स रिलीज करती है आपका कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, ठीक है। ये हो गया आपका सिक्रेशन। तो ये हो गया आपकी थायराइड ग्लैंड का वेट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट था उसके बारे में मैंने बताया। 2 लोब्स होती हैं, अगर पूछ ले आपसे 2 लोब होती हैं, ये दोनों लोब आपस में किससे जुड़े होते हैं, इस्थमस से जुड़ी होती हैं, इस्थमस से, ठीक है। दोनों लोब किससे जुड़ी होती हैं आपकी, इस्थमस से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। थायराइड के बारे में बता दें, T3 T4 का काम क्या होता है, आपकी जो भी बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आपकी जो भी हीट है, टॉलरेंस वगैरह जो भी होता है, सबको थायराइड ही कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में। पैराफोलिकुलर सेल जो कैल्सीटोनिन है, इसका काम क्या होता है, ये काम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अगली है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताता हूँ। ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आपकी पहले इसका देख लीजिए, 500 mg की है लगभग इसका वेट होता है, ठीक है, 500 mg वेट होता है। पी शेप की होती है, किस शेप की होती है, पी शेप, और मतलब आपकी ग्लैंड है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाइपोफाइशियल फोसा में प्रेजेंट होती है, आपकी ब्रेन के हाइपोफाइशियल फोसा में आपकी प्रेजेंट होती है। लोकेशन पता चल गई। अब इसमें 2 तरह के मतलब तीन पार्ट होते हैं इसके। एक पार्ट होता है आपका एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर पार्ट होता है। एक होता है आपका मिडिल पार्ट, ठीक है। एक होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, पोस्टीरियर। 3 तरह की होगी, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब, यानी कि इसकी 3 लोब्स होती हैं। एंटीरियर लोब होती है, ये आपका क्या करती है, ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। मिडिल लोब आपकी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और पोस्टीरियर लोब भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। जैसे पोस्टीरियर लोब की बात करें हम तो ऑक्सीटोसिन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार है ना, पोस्टीरियर लोब ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन रिलीज करती है। एंटीरियर लोब आपकी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीज करती है ये ACTH, एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। आपके T3 T4 फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी यही रिलीज करती है। आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन भी यही रिलीज करती है, ठीक है, प्रोलैक्टिन। सोमेटोस्टेटिन भी, तो ये आपके ये रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताया मैंने। एड्रेनल ग्लैंड की बात आती है अगली, एड्रेनल ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है इसको, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है ना, एड्रेनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। ये ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, एक आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला, 2 पार्ट होते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट जो आपका होता है, तो कॉर्टेक्स पार्ट आपका मेनली क्या क्या सिक्रेट करता है, इसमें 3 लेयर होती हैं, ठीक है, 3 लेयर होती है। तो ये मेनली आपके सिक्रेट करते हैं कोर्टिसोल्स, एल्डोस्टेरोन, जो कोर्टिसोल मैंने ऊपर पूछा था ना कमेंट सेक्शन में, तो वही कोर्टिसोल। कोर्टिसोल आपका कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स का पार्ट रिलीज करता है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो एल्डोस्टेरोन्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो गया, ये सब आपका कॉर्टेक्स पार्ट रिलीज करता है। और मेडुला पार्ट रिलीज करता है आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है ना, इसको इमरजेंसी यानी 3F, फाइट, फ्लाइट और फियर, तीनों का काम कौन कराता है, आपका एड्रेनलिन हार्मोन कराता है। अगला ऑप्शन दिया इसमें आपकी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम होता है, ये आपकी मेलेटोनिन सिक्रेट करती है, मेलेटोनिन, ठीक है, मेलेटोनिन सिक्रेट करती है। 60 ग्राम की आपकी लगभग ग्लैंड होती है, नहीं मेलेटोनिन सिक्रेट करती है, ठीक है। ये आपके ब्रेन के पार्ट में, ब्रेन के सबसे ऊपर 3rd वेंट्रिकल ब्रेन से अटैच्ड होती है पीनियल ग्लैंड, 3rd वेंट्रिकल चैनल होती है, मेलेटोनिन का सिक्रेट करते हैं। मेलेटोनिन का काम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे, जो डेली आप सुबह जिस टाइम उठते हैं, ठीक है, आपका उठने से सोने तक का जो भी रिदम है,
वो आपकी यही ग्लैंड डिसाइड करती है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड डिसाइड करती है आपकी, यही ग्लैंड डिसाइड करती है, पीनियल ग्लैंड, जो इसका कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन इसको सिक्रेट करता है। और जो आपके सेक्सुअल हार्मोन है, जो आपके सेक्सुअल हार्मोन है ना, वो भी आपकी यही पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करवाने में मदद करती है। ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन्स भी याद रखना, कारण जो आपका रिदम है वो और सेक्सुअल हार्मोन दोनों आपकी पीनियल ग्लैंड ही डिपेंड करती है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लैंड्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच पिट्यूटरी हार्मोन इज इनिबिटेड बाय डोपामिन्स। तो डोपामिन से कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन के स्राव को रोकता है। तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया मैंने, ग्रोथ हार्मोन होता है आपका, ये भी यही रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड T3 T4 रिलीज करवाने में मदद करता है। ग्रोथ हार्मोन के बारे में एक बात बता दूं, ग्रोथ हार्मोन आपकी पूरी बॉडी का क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, बट किसकी नहीं करवाता, आपकी आंखों की और आपकी ब्रेन की। ये इनकी ग्रोथ जो है ये ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ACTH एड्रेनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मैंने आपको बता दिया है कौन से हार्मोन्स है, कहाँ से रिलीज होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बता दिया, थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड को संदेश यही हार्मोन देते हैं ना। थायराइड ग्लैंड का वेट भी बता देता हूँ आपको, 25 ग्राम होता है उसका। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने लिखा होगा तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो इसका डोपामीन का प्रोलैक्टिन, जो डोपामीन है ये प्रोलैक्टिन का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है, प्रोलैक्टिन का अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि इसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगला है आपका, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। कौन सा हार्मोन है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन बताया मैंने आपको, फर्स्ट हार्मोन कैल्सिटोनिन। तो जो कैल्सिटोनिन है वो मैंने पहले बताया आपको कहाँ से रिलीज होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। कौन सी सेल से, पैरा फोलिकुलर सेल से, याद रखना। इसका काम क्या है आपकी बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल। तो इस लेवल कैल्शियम को लेके कहाँ चला जाता है, ये आपकी बोन्स के ऊपर लेके चला जाता है, इसको बोन फॉर्मेशन में आपकी मदद करता है। याद रखना, आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, बोन फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी कि आपके जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम था उसको वहां से निकाल के कहाँ ले जाएगा, बोन्स के ऊपर उनको इकट्ठा कर देगा। दूसरा आपका हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये आपका रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। अब इसके बारे में उस टाइम नहीं बताया था। ये ग्लैंड में आपकी, इस ग्लैंड के बारे में बताऊं तो इस ग्लैंड के अंदर 4 लोब्स होती हैं। जैसे हमने थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 लोब बताई थी, इसके अंदर 4 लोब होती है। ये आपके थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ होती है। ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करती है पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उस लेवल को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, आपने कैल्शियम डाइट नहीं ली बहुत दिनों से मान लीजिए, तो ये आपको क्या करेगा, कैल्शियम लेवल आपके ब्लड के अंदर मेंटेन रखेगा। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल की कमी होती है तो उस बीमारी को बोला जाता है टिटेनी। ठीक है, टिटेनी बोला जाता है। तो टिटेनी को ट्रीटमेंट करने में भी आपका पैराथायरॉयड हार्मोन का काम आ गया। आगे मैकेनिज्म समझ में, तो टिटेनी में कौन सा हार्मोन काम आता है, आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके ब्लड के अंदर रेंज क्या होती है कैल्शियम की, ये स्टूडेंट्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला हार्मोन आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा पैराथायरॉयड। बट इंसुलिन के बारे में बात कर लें तो इंसुलिन कल भी मैंने बताया था आपके पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज का ग्राम कितना, 60 ग्राम का पैनक्रियाज होता है। येलो कलर का ऑर्गन होता है, यहाँ तक तो मैंने कल बता दिया था। ठीक है, येलो कलर्ड ऑर्गन होता है। अब इसकी हम बात करें, इसके अंदर मेनली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स आपकी रिलीज करते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ा देना, ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ा देना। ठीक है, बीटा सेल्स रिलीज करते हैं आपका इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है आपकी शुगर लेवल को कम करना। ठीक है, डेल्टा सेल्स का काम होता है सोमेटोस्टेटिन को सिक्रेट करवाना। वो क्या करेगा, आपके ग्लूकोज और ग्लूकागोन और इंसुलिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गया आपका इंसुलिन के बारे में, कहाँ से रिलीज हो गया। ओके, अगला है आपका थायरोक्सिन। तो ये आपके थायराइड T3 T4 है ना, उसका हो गया थायरोक्सिन। आया समझ में। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोला जाता है। आपकी ये किडनी के ऊपर की तरफ स्थित होती है। जैसे ये किडनी बनाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये आपकी किडनी मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपकी किडनी होती है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो रीनल ग्लैंड है, ये आपकी इस तरह से इसके ऊपर बैठी हुई है, किडनी के ऊपर।
ठीक है, ये आपकी किडनी हो गई, इसके ऊपर इस तरह से, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोला जाता है। आगे यहाँ तक का तो समझ में, ठीक है, ये तो हो गया आपका सुप्रारीनल ग्लैंड। अब बात आ रही है कि एल्डोस्टेरोन सीक्रेट फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो इसके कौन से पार्ट से, तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट बताए थे मैंने, एड्रिनल कॉर्टेक्स और आपका एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड लेयर होती है जोना फेसिकुलाटा और थर्ड लेयर होती है जोना रेटिकुलर्स। तो जोना, इनका नाम याद रखना सीरियल वाइज, 1 नंबर पे ये होती है, 2 नंबर पे ये होती है, 3 नंबर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया आपके लिए, क्योंकि पूरा एड्रिनल मेडुला इसके अंदर होता है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये आपका रिलीज करती है 2 हॉर्मोन्स, एल्डोस्टेरोन, जो ये रहा एल्डोस्टेरोन, तो आंसर तो ये हो जाएगा एल्डोस्टेरोन, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये याद रखना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है और आपका एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलाटा आपका रिलीज करती है कौन सा हार्मोन, पहले ही मैंने बताया कोर्टिसोल। ठीक है, ये पूछा जाए कि कोर्टिसोल कहां से रिलीज होता है, तो आपको कौन सी लेयर का नाम बताना है, जोना फेसिकुलाटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, रट लेना इनको। थर्ड लेयर जो होती है जोना रेटिकुलरिस, ये रिलीज करती है आपकी सेक्सुअल हॉर्मोन्स, सेक्सुअल हॉर्मोन्स, जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन आ गया। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन टाइप के जो भी हार्मोन होते हैं वो कहाँ से, इन लेयर से भी रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके जो भी ऑर्गन है उनसे तो रिलीज होते हैं, बट यहाँ से भी रिलीज होते हैं ना। कभी कोई सोचे कि बस जोना रेटिकुलरिस से होता है, नहीं, यहाँ से भी होता है और वहां से भी होता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन कट गए। अगला आपका मेड्रिनल मेडुला, तो जो कोर्टेक्स से अंदर की पार्ट होता है वो मेडुला पार्ट होता है। इस मेडुला पार्ट के अंदर हार्मोन रिलीज होता है आपका नॉर एड्रेनालिन और आपका एड्रेनालिन। 80% एड्रेनालिन रिलीज होता है और 20% आपका नॉर एड्रेनालिन, जो आगे चल के भी एड्रेनालिन में ही कन्वर्ट होता है। एड्रेनालिन के बारे में बता दूं आपको, इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। अगर इमरजेंसी हार्मोन करके क्वेश्चन आएगा तो एड्रेनालिन का नाम लेना है, 3F होता है। ठीक है, पता होगा आपको। तो जोना ग्लोमेरुलोसा स्टूडेंट्स, ऐसे अगर डिटेल में समझ रहे हो तो नियमित फार्मा क्लासेज के साथ जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है विच एंडोक्राइन ग्लैंड हैज द हाईएस्ट आयोडीन कंसंट्रेशन, किस अंतःस्रावी ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और आपकी एड्रिनल ग्लैंड, तो आपकी कौन सी हो जाएगी इसमें, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्यों हो गई, आयोडीन की मात्रा क्यों हो गई है, आपको मैं बताऊं। इसके अंदर कौन से हार्मोन बताए, आपको मैं हर चीज कंसेप्ट से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपने रटा होगा अभी तक, बट आज देखना आपको मैं बताता हूँ क्यों, आपको आंसर यही देना है। इसमें कौन से हार्मोन बताए थे मैंने आपको, T3 T4। थ्री का मतलब क्या है, तो ट्राई आइडो, ट्राई आइडो। 4 का मतलब टेट्रा, 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, 3 आयोडीन के, 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इसमें 3 होते हैं, इसमें 4, तो इसका मतलब इसमें जितना भी हार्मोन बनेगा ना उसमें सब में क्या है, आयोडीन है, इसीलिए इसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और T3 T4 का काम तो आपको पता ही है, बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो भी T3 T4 डिपेंड करता है। आपके सेक्सुअल हार्मोन्स को कितना क्या रिलीज होना है, आपकी जो फर्टिलिटी है, सेक्सुअल फर्टिलिटी, वो भी T3 T4 पे डिपेंड करती है। तो मेनली आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी T3 T4 पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत खाते हैं पर मोटे नहीं होते, उनका क्या T3 T4 ज्यादा होता है। कुछ लोग बिल्कुल कम खाते हैं फिर भी उनका वजन बढ़ता जाता है, तो उनके अंदर T3 T4 का लेवल कम होता जा रहा है। ठीक है, जिन फीमेल्स के अंदर T3 T4 का लेवल कम है वो फीमेल्स जल्दी से बच्चे को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आती है। पैनक्रियाज के बारे में मैंने बता दिया आपको, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बता दिया, सारे ऑप्शन आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है द ब्लड ब्रेन बैरियर्स इज मेनली फॉर्म्ड बाय, ब्लड ब्रेन बैरियर्स मेनली किससे बने हुए होते हैं ना, मुख्यतः किससे बनता है। ये मैंने आपको एक बार कमेंट सेक्शन में भी पूछा था एस्ट्रोसाइट्स के बारे में, तो एस्ट्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स में स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड कैपिलरी एंडोथेलियम हो गया, स्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और आपको माइक्रोगिलिया। इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आगे इस वीडियो में आता है तो मैं आपको बता दूंगा, वरना आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों के बारे में बताएंगे। आपको जब आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक ऑप्शन काट के करना है, बट जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको जैसे ही ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन नहीं पढ़ना, उससे पहले आपको आंसर क्लिक हो जाना चाहिए, इसका आंसर ये, फिर वो ऑप्शन में आपको वो ढूंढना है ये है कि नहीं है। अगर होगा तो आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, वरना फिर आप हवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच क्रेनियल नर्व कैरीज द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, सबसे सेंस ग्रहण संवेदन का कौन सी कपाल तंत्रिका से ली जाती है। पहला ऑप्शन आपका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, आपका विजन से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है, विजन से। ठीक है, अगला है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व आपके स्मेल से रिलेटेड होती है।
फेशियल नर्व आपके फेशियल से, ट्राइजेमिनल नर्व आपके जो भी फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह उससे रिलेटेड होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आप मुझे बताएंगे ये 4 दिए हुए हैं, तो ये कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व कितने नंबर की, जैसे ऑप्टिक नर्व कितने नंबर पे है, ऑल्फैक्टरी नर्व कितने नंबर पे है, फेशियल नर्व कितने नंबर पे, ट्राइजेमिनल नर्व कितने पे, और आप मुझे बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व कितनी है। जब आएगा तो मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, बट बाकी अभी तक के लिए आप मुझे इसका समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे जो जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द न्यूरोमस्कुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस इज, न्यूरोट्रांसमीटर्स जंक्शन पर कौन सा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका एसिटाइल कोलिन आ जाएगा, एसिटाइल कोलिन है, ये रहा आपका एसिटाइल कोलिन आ जाएगा। इसमें एसिटाइल कोलिन का काम क्या होता है, जैसे एक न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग हो गई, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू है, तो यहाँ से जो यहाँ तक मैसेज को लेके जाता है ना, एक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन ने यहाँ तक का मैसेज लाया, बट जो बीच का जो स्पेस है और अगले को देने के लिए बीच में क्या होता है आपका एसिटाइल कोलिन होता है। ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। मैं आपको जब एएनएस पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट समझाऊंगा न्यूरोट्रांसमीटर के मैकेनिज्म, तब तक के लिए आप इतना ही समझिए कि दो जंक्शंस के बीच में कौन होता है आपका एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, कंप्लीट समझाऊंगा उस दिन आपको। विच लोब्स ऑफ द सेरिब्रम कंटेन्स द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, विजुअल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम के कौन सी लोब यानी किस लोब में प्राथमिक दृष्टि केंद्र उपस्थित होता है। तो आपका आ गया फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बारे में बताऊं आपको, ये आपका सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम के अंदर लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। पहला क्वेश्चन तो इसका ये याद कर दीजिए, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर आगे आएगा तो फिर मैं डिटेल में नहीं बता रहा, अभी बता देता हूँ चलो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये आपका ब्रेन हो गया। ठीक है, ब्रेन का बताता हूँ आपको। ठीक है, ये ब्रेन है आपका। तो ब्रेन का मेनली 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम इसमें होती हैं आपकी 5 लोब्स, 5 लोब्स होगी। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हो गया ये। फिर उसके बाद आपका हो गया पोन्स, ये हो गया आपका पोन्स रीजन, ये कौन सा हो गया आपका पोन्स। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रेन का पार्ट देखा जाए, ठीक है, पोन्स के बाद आपका हो गया मिड ब्रेन, है ना, ये पोन्स हो गया, ये आपका हो गया मिड ब्रेन, ये आपका होगा मिड ब्रेन, ये आपका हो गया सेरिबेलम। कल बताया था मैंने सेरिबेलम के बारे में, सेरिबेलम का क्या काम होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये हो गया आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी क्या होगी स्पाइनल कॉर्ड। डायग्राम थोड़ा सुंदर नहीं है, बट आपको समझने के लिए मैं काफ़ी अच्छे से डीप से समझा दूंगा। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया ब्रेन, ब्रेन हो गया, ब्रेन के 5 पार्ट होते हैं आपका। सेरिब्रम सबसे ऊपर होता है, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम। लोब्स के बारे में पूछा हुआ है, 5 लोब होती हैं। 5 लोब में से 4 लोब तो यहाँ दी हुई है, फ्रंटल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और आपकी पैराइटल लोब। 4 लोब्स के बारे में हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। उसके अलावा एक लोब्स और होती है आपकी लिम्बिक लोब्स। कौन सी एक लोब और होती है आपकी लिम्बिक लोब्स, है ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 4 तो ऑप्शन में है, 5वीं मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, लिम्बिक लोब। याद कर लेना स्टूडेंट, जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बना लीजिए। लिम्बिक लोब ब्रेन में इससे अच्छे डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा आपसे, है ना, मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको। लिम्बिक लोब्स होती है, 5 लोब्स होती हैं सेरिब्रम पार्ट में। दूसरा पार्ट हो गया आपका मिड ब्रेन, जो किसके सेरिब्रम के जस्ट नीचे होता है। सेरिब्रम के जस्ट नीचे कौन सा पार्ट हो गया आपका मिड ब्रेन। ठीक है, उसके नीचे आपका होता है पोन्स, पोन्स रीजन। कौन सा रीजन हो गया आपका पोन्स रीजन हो गया। तो जो मिड ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम मतलब मिड ब्रेन और पोन्स, ये दोनों होते हैं आपके रिले सेंटर। पोन्स और ये दोनों आपकी क्या होगी रिले सेंटर, लिख लेना इसको, रिले सेंटर होते हैं। रिले सेंटर का मतलब जो ऊपर से मैसेज आ रहा है और जो नीचे से मैसेज आ रहा है, दोनों को एक दूसरे के पास भेजने का काम कौन करेंगे आपके मिड ब्रेन और पोन्स। इनका दोनों का बस यही काम है, रिले सेंटर होते हैं। एक तरह से जैसे रेडियो होता है, रेडियो का जो नेटवर्क होता है वो समाचारों को, जो टावर जो होता है ना रिले सेंटर जिसको, जैसे टावर मान लीजिए फोन का, तो हम एक दूसरे जब फोन पे बात करते हैं तो उस फोन की बात को भेजने के लिए जो नेटवर्क जो टावर होता है आपका ना, सेल फोन का जो टावर होता है, वही टावर का काम कौन करता है मिड ब्रेन और आपका पोन्स रीजन करता है। पोन्स रीजन के पीछे की तरफ आपका होता है सेरिबेलम। पोन्स रीजन के पीछे की तरफ क्या होता है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम मैंने कल भी बताया था, मेंटेन पोस्चर,
पोस्चर को मेंटेन करता है और बैलेंस को मेंटेन करता है। जब आप शराब पीते हैं, मैंने कल भी बताया, शराब जब आप पीते हैं तो शराब पीने से दो ही चीज़ों को नुकसान होता है, एक आपके सेरिबेलम को, एक आपके लीवर को। लीवर और सेरिबेलम डैमेज होते हैं, ठीक है। शराबी आदमी का दिमाग शराब छोड़ने के बाद भी कई दिनों तक वो ऐसे रहता है नशे टाइप में ही, वो इसी सेरिबेलम की वजह से होता है, क्योंकि सेरिबेलम आपका डैमेज हो चुका होता है ज़्यादा शराब पीने से, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगेटा ये आपका सबसे नीचे की तरफ पार्ट होता है, और ये किससे जुड़ा हुआ होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में मैंने कल भी बताया, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है आपका एक, ठीक है। एक आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, ये नोट कर लेना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। एक आपके वैसोमोटर सेंटर होता है, वैसोमोटर सेंटर होता है, ठीक है। 3 सेंटर बताए, चौथा भी एक सेंटर होता है, ठीक है। चौथा सेंटर का नाम होता है आपका रिफ्लेक्स सेंटर। कौन सा सेंटर होता है चौथा सेंटर आपका? रिफ्लेक्स सेंटर। जो आपको उल्टी वगैरह आती है ना, इसी रिफ्लेक्स सेंटर की वजह से आती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स सेंटर हो गया आपका। तो मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में अगर पूछे, मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में पूछे तो एक आपको रेस्पिरेटरी सेंटर, कल मैंने बताया भी था ना इसके बारे में, एक और चीज रेस्पिरेटरी सेंटर बताया। दूसरा आपका मेडुला ओब्लोंगेटा के 4 सेंटर होते हैं ना, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, जो आपका हार्ट है ना वो इसी से चलता है ना, कार्डियोवैस्कुलर, जो वैस्कुलर सिस्टम है आपका, ठीक है। थर्ड आपका जो आपकी डायमीटर होता है आर्टरी वेन्स का, वो भी इसी से होता है, वैसोमोटर सेंटर, है ना। ये इसका वैस्कुलर सिस्टम का सेंटर होता है, यहाँ भी सेंटर लिख लेना इसका आगे और, ठीक है। उसके अलावा आपका रिफ्लेक्स सेंटर, चारों सेंटर। रिफ्लेक्स सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर का क्या काम होता है? आपका नोजिया, वोमिटिंग, जो भी कंडीशंस आती है ना, स्नीजिंग, छींक वगैरह आती है, वो सब रिफ्लेक्स सेंटर की वजह से आती है। हो गया यहाँ तक का काम। उसके बाद आपका सेरिबेलम के बारे में बताता हूँ। जो फ्रंटल लोब होती है ना, फ्रंटल लोब करती है प्लानिंग का काम। फ्रंट यानी कि जो आपके सबसे सामने की तरफ होता है ब्रेन का जो पार्ट होता है, फ्रंटल पार्ट, वो करती है प्लानिंग का काम। ऑक्सीपिटल जो लोब होती है वो करती है आपकी विजन का काम। ऑक्सीपिटल लोब क्या करती है? आपकी विजन का काम। फिर उसके बाद एक टेम्पोरल लोब लिखी हुई, टेम्पोरल लोब करती है आपकी हेयरिंग यानी सुनने से रिलेटेड काम। कौन सी करती है? टेम्पोरल लोब, ठीक है। पैराइटल लोब आपकी करती है टच, टेस्ट, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, सब पी करती है ना। पी का मतलब पेन, प्रेशर, टच, टेस्ट, है ना, जो आप स्वाद लेते हैं वो, और आपका टेम्परेचर, ये सब कौन सी लोब करती है? आपकी पैराइटल लोब। बच गए लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब जो भी इमोशनल, जो भी मूवमेंट आते हैं आपकी बॉडी में, इमोशनल और मेमोरी। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स अपना क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से जो भी मैंने बोला है उसको आराम से धीरे धीरे सुन के लिख लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, बाकी आपको समझा दिया। ये आपका ब्रेन मैंने पूरा समझा दिया है। ब्रेन में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा इससे 12 का क्वेश्चन नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइलिन शीथ इन द CNS इज फॉर्म्ड बाई। जो CNS में जो माइलिन शीथ होती है वो किससे बनी हुई होती है? तो CNS के अंदर माइलिन शीथ बनी होती है आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट से। किससे बनी होती है? आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट से। तो जो फर्स्ट सेल आ गया स्वान सेल्स, ठीक है। स्वान सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो जो स्वान सेल्स होती हैं आपकी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सा हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, बट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपकी स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स आपकी मैंने ब्रेन में बताई, ओके। और माइक्रोग्लिया आपकी क्या होती हैं? WBCs टाइप की होते हैं। ये एक तरह से किसी बैक्टीरिया को खाने के काम आने वाली चीजें होती हैं जो आपकी शायद किडनी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको चारों चीजें इसके बारे में बता दी। अब ये स्वान सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगी? आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपकी कहाँ होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ओके। एस्ट्रोसाइट्स आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हार्मोन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। आगे ना वही पूछ रहे थे अपन, जब से बता रहा था मैं आपको, तो कौन सा हो जाएगा आपका? एड्रिनल हार्मोन। इंसुलिन के बारे में बता दिया, कोर्टिसोल के बारे में बता दिया कहाँ से बनता है, थायरोक्सिन के बारे में बता दिया कहाँ से बनता है, तो एड्रिनल आपका एड्रिनल के बारे में बताया हुआ है। जब भी आपको ऑप्शन देखता है स्टूडेंट, सबसे पहले अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, इस टाइम की बता रहा हूँ, पहले तैयारी करते हैं तो उस टाइम आपको हर एक ऑप्शन पे जाना है। नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन तो उसके बारे में देखना है, पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको समझ आ रहा है तो हर ऑप्शन को काट के उसका, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैं ये 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, इस 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। मुझे भी नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें तैयारी कुछ भी के लिए करनी है ना। कोई फिक्स क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं तो 100 ही पढ़ाए जाते हैं, आपको क्यों परेशान होते हैं हम भी और आप भी,
ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको लगे रहना है। द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, सामान्य उपवास रक्त शर्करा स्तर लगभग कितना है, तो लगभग आपका होता है ये इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास। ये किसके में बताया, फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर आपसे खाना खाने के बाद बोले तो आप बोलेंगे 100 से 140 mg पर DL, 100 से 140 mg पर DL। बट शुगर की कंडीशन 160 mg पर DL से ज़्यादा पे मानी जाती है, ठीक है। उसके लिए आपका एक और टेस्ट लगाया जाता है, ये तो आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर होगी, उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट लगाया जाता है, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। इसके बारे में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये टेस्ट के बारे में बहुत बार पूछा हुआ, कौन सा टेस्ट होता है। इसकी रेंज अगर डायबिटिक पर्सन है तो 7 से ज़्यादा होगी, 7 से ज़्यादा, ठीक है, 7 से ज़्यादा होने पे आपकी डायबिटीज़ की कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कपाल तंत्रिका कौन सी है। तो सबसे लंबी कपाल तंत्रिका की हम बात करें तो वैगस नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है आपकी, वैगस नर्व। जो आपकी क्या काम करती है वैगस नर्व, वैगस नर्व जो आपका डाइजेशन होता है उससे रिलेटेड होती है। तो ये जो नर्व होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के चारों तरफ होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, आपके मुंह से लेकर आपके एनस तक शुरू होता है, तो उसके चारों तरफ आपकी वैगस नर्व होती है। तो वैगस नर्व की अगर ओवर एक्टिविटी हो जाए या ना ज्यादा काम करने लग जाए तो आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम में बढ़ने लग जाते हैं, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि इसकी ओवर एक्टिविटी से क्या रिलीज ज्यादा होता है, आपका एसिटाइल कोलिन, है ना। इसकी ओवर एक्टिविटी से एसिटाइल कोलिन ज्यादा रिलीज होता है। यानी कि वैगस नर्व का काम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाती है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, आपकी जो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना, जिससे खाना आगे की तरफ मूवमेंट करता रहता है। स्टूडेंट्स पूरा मैकेनिज्म से समझा रहा हूँ, अब भी अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। वैगस नर्व क्या करती है, आपके एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाती है, जो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें जो खाना आगे की तरफ मूवमेंट करता है वो इसी वैगस नर्व की वजह से करता है। ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो खाना आगे की तरफ मूवमेंट करता हुआ चला जाता है। तो अगर इसकी ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, यानी ज्यादा एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो ज्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे और आपको क्या होगा, क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, और आपको डायरिया की समस्या हो जाएगी। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69, द पेसमेकर ऑफ द रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन, ठीक है। पेसमेकर ऑफ रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, श्वसन का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है, देख लो जी। ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बट आज इसको याद कर लेना। 3, ठीक है, प्री बोटिंजर कॉम्प्लेक्स याद कर लेना स्टूडेंट्स। सेरिबेलम बताया मैंने, सेरिबेलम का काम पहले ही बता चुका हूं मैं। सेरिबेलम का काम होता है पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रखना। पोन्स का काम है रिले सेंटर का। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसके बारे में नहीं बताया था ना, हाइपोथैलेमस होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी को ये संदेश देता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन संदेश देता है, आपका हाइपोथैलेमस। विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स, सी सेल्स। तो मैंने पहले ही बता दिया ना, अब तो आपको बस सिर्फ टिक लगा के हुए चलना है। T3 T4 कहाँ से रिलीज होते हैं, बार बार रिवीजन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ते चलिए, अभी मौका आपके पास। T3 T4 थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, कैल्सिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, पैराफोलिकुलर सेल्स पूछा है तो कैल्सिटोनिन ये लो। PTH पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से, पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है ये लो। चारों ऑप्शन समझा दें फिर दोबारा से, क्विक रिवीजन मान लीजिए, इसको जोर सा रिवीजन आप माने, आपके लिए है, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का। जो अच्छा पढ़ेगा वो सिलेक्शन होगा, जिसका जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं होगा। सिंपल से सीधा सा फंडा है, इधर उधर जो लगा है वो लगा ही रह जाएगा, बाकी लोग सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स रिसीव्स इम्पल्स, न्यूरॉन का कौन सा जो भाग है वो आवेग को प्राप्त करता है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स है इसमें, ऑप्शन डेंड्राइट्स, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। डेंड्राइट्स जो आपके पीछे की तरफ होते हैं ना, इस तरह से देखे होंगे आप, जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखी होगी, इस तरह से जो पार्ट होता है ना वो आपके डेंड्राइट्स होता है। इससे आगे की तरफ ये आपका, और ये लास्ट में इस तरह से होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ के ऊपर आपकी जो वो मैंने बताई थी माइलिन शीथ जो होती है, स्वान सेल्स, यही वो होती है, स्वान सेल्स होती है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है ना, यहाँ प्रेजेंट होती हैं वो इस पे। और ये आपका न्यूक्लियस हो गया, जो ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सोन पार्ट होता है आगे वाला, है ना। आगे वाला क्या हो गया आपका एक्सोन, ये एक्सोन पार्ट हो गया। ले चारों ऑप्शन फिर क्लियर कर दो, तो ये आपका एक्सोन पार्ट हो गया, ठीक है। एक्सोनल टर्मिनल ये हो गया आपके टर्मिनल्स, ठीक है। उसके बाद माइलिन शीथ ये बता दी मैंने, ये माइलिन शीथ होगी।
माइलिन शीथ स्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। स्वान सेल्स आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं। लो हो गए 4 ऑप्शन क्लियर। फिर से तो आपको ऑप्शन क्लियर करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, सट्टे में सिलेक्शन नहीं होता स्टूडेंट्स। आपको क्या लग रहा है आप एक तैयारी करें, नहीं भाई पूरा देश तैयारी के लगा हुआ है, तो आपको ऐसे सट्टे में सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। आपको क्या लगता है आप ही नहीं भाई, जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं ना वो लोग दूसरी नौकरी की तलाश में रहते हैं, है ना, अपने घर के आसपास जाने के लिए। तो इसीलिए आपके पास बहुत एकदम टफ कंपटीशन मिलने वाला आपको। सीटें मान लीजिए एम्स में 76 हैं, ठीक है, सीआईएसएफ में 20 सीटें मान लीजिए, तो इन सीटों पे कंपटीशन है। तो कंपटीशन कौन, इन क्षेत्र में क्या लगता है आप ही हैं? नहीं भाई, बहुत लोग हैं, जो पहले जॉब कर रहे हैं वो भी लगे हुए हैं, जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी लगे हुए हैं, जो नए लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, जो अभी पास आउट हुए हैं वो भी लगे हुए हैं, जो अब नाइपर में लग रखे हैं, है ना। अभी यहाँ पे जैसे मेरे साथ जॉब करते हैं नाइपर से आए हुए लड़के हैं, तो नाइपर के लड़के भी तैयारी कर रहे हैं दोस्त। सोच लीजिए जीपैट क्वालिफाइड होके, नाइपर क्वालिफाइड होके वहाँ से भी वापस गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए कंपटीशन टफ है, लगे रहिए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, वरना मुश्किल है दोस्त। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको ऑप्शन काट के अभी पढ़िए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन फिर कहीं से घूमे आप उसके साथ नहीं घूमेंगे, वरना आप क्वेश्चन के साथ घूम के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व इज प्योरली मोटर। कौन सी कपाल तंत्रिका पूर्णतः मोटर है ना, जो मूवमेंट कराती है। तो ऑप्टिक, ओल्फैक्टरी, हाइपोग्लोसियल और वेस्टिबुलर कोक्लियर। तो आपका हाइपोग्लोसियल हो गया इसके लिए। ऑप्टिक नर्व नंबर 2 होती है, ठीक है। ये ओल्फैक्टरी नर्व नंबर 1 होती है क्रेनियल नर्व, इसका काम विजन का था, इसका काम स्मेल का था, पहले बता दिया मैंने। हाइपोग्लोसियल लास्ट होती है, ठीक है, लास्ट होती थी आपकी हाइपोग्लोसियल। ठीक है, हाइपोग्लोसियल का काम होता है मूवमेंट ऑफ टंग्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ टंग का काम करते हैं, यानी जो आपकी जीभ है उसके मूवमेंट को कौन करवाती है। ये वेस्टिबुलर कोक्लियर जो आपके सुनने और बैलेंस का काम होता है वो करवाती है। 8th नंबर क्रेनियल नर्व होती है ये। कितने नंबर होती है आपकी? 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। अब अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा सीरियसली पढ़ रहा है तो उसको मैं बताऊं कि स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के नाम बताएंगे, ठीक है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के नाम बताएंगे विद सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर के साथ आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है 73, विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स डीजनरेट्स आफ्टर प्यूबर्टी। तो डीजनरेशन ऑफ आफ्टर प्यूबर्टी कौन सी ग्लैंड हो जाएगी आपकी इसमें? यौवन के बाद कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि का अपक्षय होने लगता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट? हाइपोफाइशियल फोसा ब्रेन के, ये आपके 3rd वेंट्रिकल ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये आपकी गर्दन है ना में प्रेजेंट होती है, ये भी वही है आपके स्टर्नम के आसपास प्रेजेंट, ये मतलब थाइमस स्टर्नम के आसपास, और ये आपकी गर्दन में। ठीक है, तो ये जो आपकी थाइमस ग्लैंड होती है ये आपकी उम्र के साथ साथ धीरे धीरे अपक्षय होना शुरू कर देती है। यहाँ पे मैचुरेशन होता है, आपकी जो भी WBC वगैरह होती है, जो भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी वगैरह होती है, वो सब थाइमस ग्लैंड से ही बनती है। विच लॉब्स इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। स्वर्ण का मुख्य केंद्र किस लोब में होता है? अभी मैंने पहले भी बताया था ना, आपको सारा बता चुका हूँ मैं आपको। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? प्लानिंग करना। फ्रंटल लोब का काम क्या है आपका स्टूडेंट्स? प्लानिंग करना। कोई भी आपको दिखता है तो उसकी प्लानिंग कौन करती है? आपकी फ्रंटल लोब। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरा समझा दिया है ऊपर। जिसको अब भी समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करेगा, देखेगा, आराम से नोट्स बनाएगा प्रॉपर स्टूडेंट्स। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनता है, नोट्स बनाएगा और फिर उसके बाद करेगा। ठीक है, स्टडी अपनी रखेगा तो टेम्पोरल लोब इसका आंसर हो जाएगा। विच हार्मोन डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। रक्त शर्करा का स्तर कौन सा हार्मोन कम करता है? भाई फिर आगे रक्त शर्करा का कौन सा करता है आपका? इंसुलिन कम करता है। अगर रक्त शर्करा का बढ़ाना हो तो ग्लूकागोन आ जाएगा। ठीक है, कोर्टिसोल आपको बता दिया है और एड्रिनल आपको बताया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, लगे रहिए तैयारी में, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, लगे रहना नियमित फार्मा क्लासेस के साथ। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करके जरूर जाना है, वीडियो देख के लाइक करके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। लगे रहिए नियमित फार्मा क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।